मुझको राह चलते हुए धक्का मारकर एक जिप्सी में जबरन बिठाया गया और अनजान जगह पर मेरे मुंह पे पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांधकर और हाथों को पीछे के से बांधकर जो है अनजान जगह पर ले जाया गया और एक कमरे में जाकर मेरे सिर्फ आंखों से पट्टी नहीं खोली बल्कि मेरे शरीर के सारे कपड़े भी उतार दिए, टॉर्चर करना शुरू किया। बहुत सारे वो ब्लैंक्स पेपर्स ले आए और उस पर मेरे से जबरन साइन करवाए गए। मैं 14 साल में जेल के अंदर रेगुलर रहा, एक दिन के लिए भी मैं जो है बेल के लिए भी बाहर नहीं निकल पाया और इस दरमियान मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, माँ बीमार हो गई, बिस्तर पे आ गई। दो चीज़ें मैंने आज तक मिस करता रहा रिलीज़ के बाद भी, जब वो हयात थी तब भी और अभी भी, कि उनके मुंह से ना तो मैं बेटा सुन पाया और ना ही उनके हाथ का बना खाना मैं खा पाया। एक कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी वालिद साहब ने और 2001 में फिर उसी दरमियान सदमे में और इस परेशानी में जो है उनका इंतकाल हो गया। सारी जिम्मेदारी बापर्ता खातून वालदा पे आ गई, वही एक थी। उन्होंने अपने इंसाफ की लड़ाई जहां वालिद साहब ने रोकी थी, उस वक्त तक कई केस बरी हो गए थे, तो उसको आगे बढ़ाया और 2010 में आके उनको भी पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज से वो भी बिस्तर पे आ गई। दोस्तों, कानून कहता है कि किसी मामले में भले ही सब के सब अपराधी छूट जाए लेकिन कोई भी एक बेकसूर जेल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में लाखों ऐसे लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है लेकिन वो बेचारे जेल में हैं किसी न किसी मामले में, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ आमिर साहब हैं। आमिर साहब 14 साल जेल में रहे हैं। जी नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 14 साल आमिर साहब जेल में रहे हैं। इनकी गलती क्या थी? इनकी गलती ये थी कि इनकी कुछ भी गलती नहीं थी। जी हाँ, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, फिर भी ये 14 साल जेल में रहे। कुछ साल पहले जब ये रिलीज़ हुए तो हर कोई कह रहा था कि ये परेशान हो गए, इनको टेंशन हुई, बुरी तरीके से इनको फंसाया गया। तो मैंने सोचा कि इन पर स्टोरी की जाए। उस ज़माने में हिंदुस्तान एक्सप्रेस का ब्यूरो चीफ था मैं, बहुत सारे दूसरे अखबार में भी मैंने लिखा, मैगज़ीन में भी लिखा, और मैंने बजाय इसके किसी को बुरा भला कहने के मैंने इस मुद्दे को उठाया कि अब जबकि आमिर साहब 14 साल बाद परेशान होकर जेल से बाहर आए हैं तो क्यों ना इनको इनके पैरों पर खड़ा करने के लिए कुछ लोग मदद करें। अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग सामने आए, इनकी मदद की, अब ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनके कीमती 14 साल बर्बाद हो गए। आमिर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप आखिर कहाँ पे थे? आप क्या हुआ था? अरेस्टिंग कैसे हो गई थी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आज आप इस अहम मौके पे, जबकि आज मेरी हिंदी की किताब रिलीज़ होने जा रही है इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 में, इसलिए भी आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि मैं आज से वो 12 साल पहले जब मैं रिलीज़ हुआ था 2012 में, अब 2024 है, लगभग 12 साल पहले आप भी ऐसे कठिन समय में जब मेरा परिवार पूरा बिखर चुका था और मैं रिहा होकर आया था, बिल्कुल खाली हाथ था, आप मेरे घर में तशरीफ़ लाए और आपने हिंदुस्तान के माध्यम से मेरी परेशानी और मेरी बेकसूरी की मामलात को जो है, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि 2 शब्द में उस चीज़ को याद करते हुए आपका शुक्रिया करूं कि आप आए और आपने लोगों तक पहुंचाई और लोगों के हाथ, चाहे वो दीनी जमात हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो जमात हो या जमीयत हो, बहुत से लोगों ने मुझको मदद की और मैं अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो पाया। लेकिन जहाँ तक अभी आपका सवाल के आज से लगभग 25 साल पहले का ये वाक़या है, 1998 की लगभग बात है और मैं लगभग 18 साल का था उस वक्त। और जब 14 साल में जेल के अंदर रेगुलर रहा, एक दिन के लिए भी मैं जो है बेल के लिए भी बाहर नहीं निकल पाया और इस दरमियान मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, माँ बीमार हो गई, बिस्तर पे आ गई। संघर्ष किया, कानूनी लड़ाई लड़ी कोर्ट के अंदर और 2012 में 14 साल के बाद जब मैं निकला, 32 साल का लगभग हो चुका था, तो दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन 20 फरवरी 1998, बहुत इत्तेफाक ये फरवरी का मेरे साथ रहता है कि आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इस अहम मौके पर, जबकि हिंदी किताब का मेरी रिलीज़ होने जा रही है आज, तो फरवरी का महीना है जब किडनैप किया गया था। मैं अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ, तो वो भी फरवरी का महीना था। जब इंग्लिश की किताब मेरी रिलीज़ हुई 20 फरवरी 2016 को, वो भी फरवरी का महीना था। ये एक अजीब इत्तेफाक है। बहरहाल मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा, जैसे कि बताया 18 साल की उम्र थी और मैं
1998 की एक सर्द रात को ईशा की नमाज़ पढ़कर दवाई लेने के लिए निकला था। एक सुनसान रोड है बहादुरगढ़ रोड, क्योंकि सदर बाज़ार का एरिया हमारा पुरानी दिल्ली का होलसेल एरिया होता है। शाम को दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, सर्दियों का समय होता है, तो सन्नाटा रोड पर होता है। उस राह पे चलते हुए लगभग 9 बजे के आसपास का 9 साढ़े 9 बजे का आसपास का समय था। आज भी मैं उस रात को भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसने मेरी ही नहीं मेरे परिवार की भी पूरी तरह से ज़िंदगी को बदल दिया। मुझको राह चलते हुए धक्का मारकर एक जिप्सी में जबरन बिठाया गया और अनजान जगह पर मेरे मुंह पे पट्टी बांध के, आंखों पे पट्टी बांधकर और हाथों को पीछे के से बांधकर जो है अनजान जगह पर ले जाया गया। और एक कमरे में जाकर मेरे सिर्फ आंखों से पट्टी नहीं खोली, बल्कि मेरे शरीर के सारे कपड़े भी उतार दिए, टॉर्चर करना शुरू किया इलीगल। और कहाँ ले गए कुछ पता नहीं, अब कहाँ पे हैं आपको अंदाजा ही नहीं है कहाँ पे हैं? मुझको कोई जानकारी नहीं थी। जब मुझको उस गाड़ी में पटकाया और मुझको ले जा लगभग 30 से 40 मिनट वो गाड़ी चली अनजान राहों पर, तो मुझे कोई आइडिया नहीं रहा। और जिस कोठरी में जाके मुझको पटका और मैंने बताया कि मेरे हाथों के साथ साथ आंखों की पट्टी के साथ साथ उन्हें मेरे कपड़े भी शरीर के सारे उतार दिए। और टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको हमने या तो पढ़ा या फिल्मों में देखा, वो मेरे ऊपर मतलब वो क्यों मार रहे थे, क्या कह रहे थे वो लोग? तो उनको सिर्फ ये था कि मैं उनके कहने पर, मतलब मैं ऐसी हालत में आ जाऊं कि जैसे एक बंदर की हालत एक मदारी के सामने होती है, उनकी कही हुई बातों को मैं मानूं। बहुत सारे वो ब्लैंक्स पेपर्स ले आए और उस पर मेरे से जबरन साइन करवाए गए। मैं फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट मेरी किताब का नाम है, इंग्लिश की जो आई। अगर इस नाम को आप यूट्यूब पे लिखते हैं तो और भी वीडियोज़ आती हैं और उसमें डिटेल काफ़ी है। मैं समय का मैं यहाँ पर उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहूँगा। तो 7 दिन मुझको इलीगल अपनी हिरासत में रखा। उस 7 दिन कहीं कोई खबर नहीं आई, अब कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, कोई कहीं किसी तरह की खबर नहीं। और ये वो समय था जब के इस तरह के वाक़यात इक्का तुक्का होते थे। अखबार में भी खबर नहीं आई कि आमिर कहाँ है, मतलब 7 दिन बाद खबर चलनी शुरू हुई कि आतंकवादी को अरेस्ट हुआ, इस तरह की बातें या आगे थी खबर? तो मैं जब जेल में गया और जब मुझको कोर्ट में पेश किया 7 दिन के बाद और फिर लीगली रिमांड पर रखा, तो उस दौर में और हमको फिर पता चला कि रिमांड भी 2 तरह के होते हैं, एक इलीगल रिमांड, एक लीगल रिमांड। इलीगल रिमांड जो 7 दिन का था, जिसको दुनिया को किसी को कुछ पता नहीं, कोर्ट को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, 24 घंटे में ये कानून है सुप्रीम कोर्ट का कि पुलिस को कोर्ट के अंदर 24 घंटे में पेश करना चाहिए। लेकिन उन्होंने 24 तो दूर, उन्होंने जो है 1 हफ्ते तक अपने पास इलीगल रखा। और जब पेश किया तो बिल्कुल मफल्ड किया हुआ है और मैं बिल्कुल दुनिया से एक अलग हालत में था। तो फिर अपने जो कागजात उन्होंने मेरे ऊपर साइन करवाए थे ब्लैंक पेपर्स पे, वही चार्जशीट पे अपनी कहानी रख कर उन्होंने पेश किया। और 1996-97 में जितने भी दिल्ली के आसपास ब्लास्ट हुए थे वो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए। एक कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी वालिद साहब ने और 2001 में फिर उसी दरमियान सदमे में और इस परेशानी में जो है उनका इंतकाल हो गया। फिर सारी जिम्मेदारी बापर्ता खातून वालदा पे आ गई, वही एक थी। उन्होंने अपने इंसाफ की लड़ाई जहां वालिद साहब ने रोकी थी, उस वक्त तक कई केस भरी हो गए थे, तो उसको आगे बढ़ाया और 2010 में आके उनको भी पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज से वो भी बिस्तर पे आ गई। 2012 में फिर मैं रिलीज़ होकर आया। लेकिन इस 1 मिनट दोस्तों, मैं एक चीज़ बहुत दर्दनाक बता दूँ आपको। मैं इनके घर गया था, जब मैं रिलीज़ होकर बाहर आए थे, मैं इनके घर गया था, हमने स्टोरी की थी, इनकी अम्मी से मिला था, इनसे मिला था। उस दिन अगर आप इनकी तस्वीर देख लेते, इनकी अम्मी को देख लेते तो रो देते। वहाँ हम जो लोग भी पहुँचे थे, हमने एक तरह से रो दिया था, बिल्कुल परेशान हो गए थे। एक तो जब ये जेल गए, पीछे में इनके वालिद की मौत हो गई। जो बेचारी एक अम्मी एक सहारा थी, वो भी बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। जब ये रिलीज़ हुए तो ठीक से बेटे को पहचान भी नहीं पा रही थी। सोचे कितने अफसोस की बात है, एक नौजवान 18 साल का ज़बरदस्ती उसे जेल में भेज दिया। जब जेल में था उसके अब्बू की मौत हो गई। जब वो बाहर आया तो अम्मी इस हालत में नहीं थी कि ठीक से अपने बच्चों को पहचान सके। मैं 2 चीज़ों से बड़ा मिस किया। मैं लेकिन खुशनसीब हूँ कि मैं रिलीज़ हुआ, उनकी सेवा खिदमत करने का मुझको मौका मिला। 3 साल लगभग मैंने खिदमत की। 2015-16 में उनका इंतकाल, 2015 में उनका इंतकाल हुआ वालदा का, लेकिन खिदमत की। लेकिन 2 चीज़ें मैंने आज तक मिस करता रहा रिलीज़ के बाद भी, जब वो हयात थी तब भी और अभी भी, कि उनके मुँह से ना तो मैं बेटा सुन पाया और ना ही उनके हाथ का बना खाना।
मैं खा पाया। मुझको याद है जब वो उस रात को मैं निकल रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कह रही थी खाना तैयार है बेटा, खा के चले जाओ। तो मैंने कहा बस मैं आऊँगा। मुझे नहीं पता था कि मुझको कभी उनका साथ बैठकर हाथ का खाना खाना नसीब नहीं होगा, इतना लंबा वक्त गुजर जाएगा। के बाद न अब्बू से मिल सके न अम्मी से सही से मिल सके आप। तो मुलाकात देख तो लिया अम्मी को आपने, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। जी हाँ, मिल सके। जी हाँ। घर पे जब आज़ाद फ़ज़ाओं में जब मैं आया तो वालिद साहब थे नहीं, और जो इस दरमियान जमा पूंजी थी, जेवर थे, सब था, वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैं फिर से दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का, आपका ख़ास तौर पर। और भी कुछ पत्रकार थे जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने, मोहम्मद अली भाई थे, उनसे नंबर मैंने आपका लिया था। जी हाँ, मोहम्मद अली साहब थे, ज़ुबैर साहब थे, निहाल साहब थे, शफीकुर रहमान साहब थे, और बहुत सारे ऐसे अज़ीज़ पत्रकार और मोअज़्ज़िज़ कौम के हमदर्द और इंसानियत पसंद गैर मुस्लिम भी, कि वो आगे आए, वो आगे आए और मेरे जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद की। पर मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला अभी थमा नहीं है शबली साहब। मैं जब से निकला हूँ मैं देख रहा हूँ मुतवातर एक के बाद एक कुछ ना कुछ अरसे में कुछ ऐसे नौजवानों को उठाया जा रहा है, जेलों में उनको डाला जा रहा है, और ना उनको बेल है, और वो भी कई महीनों और सालों से वो जेल के अंदर हैं। तो ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि वो बढ़ा ही है। मेरी वो इब्तिदा थी, मैं जब जेल में गया तो मैंने टाटा के अंदर लोगों को देखा, और एक बहुत कम मुसलमान उस वक्त हुआ करते थे। उस वक्त सिख की संख्या थी टाटा में, जब मैं जेल के अंदर 1998 के आसपास की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये उनका जाने का, निकलने का समय था। लेकिन एक तबके का आने का और समय था, वो सिमी के नाम पर था। उस दौरान कुछ सालों के बाद मुसलमानों नौजवानों को नाम अलग अलग आरोपों में मैंने देखे, नौजवानों को UAPA, मकूका, टाटा के केसों में आने लगे। तो ये, और जब मैं बता रहा था, जब मैं गया तो मेरे शाहिद एक हैं थे बॉम्बे के, आज़मी एडवोकेट साहब जी, तो वो, क्योंकि हम दोस्त भी बन गए थे जेल के अंदर, इस वजह से कि हम एक तरह के ही आरोपों में थे, और दूसरा कि हम उम्र भी थे, और तीसरी एक हमारी जो मेल खाती थी बात कि वो भी स्टूडेंट थे इग्नू में, जो तिहाड़ जेल के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर है, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, और मैं एक 12 इक्वल कोर्स होता है BPP में, वो कर रहा था। तो हमारी वहाँ अक्सर मुलाकात होती थी। तो ये एक ग्रुप था जो उनके कुछ और मुकदमार या और थे, ये बहुत कम एक तबका था। लेकिन मेरा फिर उसके बाद वो 1995 या 96 में वो अरेस्ट हुए थे, 2000 में निकल गए, ग्रेजुएशन करके बाहर LLB की, और फिर वो वकालत की, और फिर वो घटना मुझको अखबारों के ज़रिए जेल में था मैं जब पता चला, बहुत अफसोसनाक रहा। लेकिन फिर मेरा केस बनता है फिर 2001 के बाद, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है, संसद पे हमला होता है, फिर दुनिया बदलती है, और फिर उसके बाद मुतवातर मैं देख रहा हूँ किसी न किसी आरोपों से एक मुसलमानों नौजवान जेल के अंदर हैं। तो यहाँ पर मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा आप सभी को कि बराह करम ऐसे बेगुनाह नौजवानों के लिए आप सोचें, कोशिश करें जो आपसे हो सकता है कि उनके दर्द को बांटा जाए, ख़ासकर उनके परिवार को। शबली साहब, जब कोई जेल में जाता है तो समाज और मीडिया के सामने एक सूरत सामने होती है, वो विक्टिम, कैदी या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है जो हमेशा छुपा होता है, वो होता है उसका परिवार। वो किन हालातों में सफ़र कर रहा होगा, किन हालातों में गुजारा कर रहा होगा, कितने उसको ताने लोग मिल रहे होंगे, क्या घर में उसकी किस तरह की परेशानी होगी। अमीर साहब, इसी से मेरा सवाल है प्लीज़ एक, कि जब आप, और प्लीज़ इधर आ जाइए, जब आप चले गए, जेल चले गए, तो इस दौरान आपके जो अपने रिश्तेदार थे उनका क्या रोल रहा आपके बारे में? और जो मिली तंजीमें, खबरें पढ़ता रहता हूँ कि मिली तंजीमें बहुत काम कर रही हैं, जो लोग बेकसूर जेल में हैं उनके लिए बहुत काम हो रहा है। तो क्या एक तो आपके अपने रिश्तेदारों से कोई मदद मिली? जो मिली तंजीमें कहती है कि हम बहुत काम करते हैं, उनसे कोई मदद मिली आपको? तो मैं इस सवाल के दो पार्ट करना चाहूँगा। एक जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल को, एक वो है जो कि 20-25 साल पुरानी बात है जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। तो उस वक्त ज़राए इब्लाग और न्यूज़ चैनल्स या फिर समाचार बहुत कम थे, जानकारी का आदान प्रदान बहुत कम हो पाता था। तो शायद इस कारण से भी वो दौर तो बड़ा खाली रहा है। मतलब मैं तो हुस्न ज़न रखता हूँ कि शायद जानकारी ना हो या कोई और वजह से, किसी भी वजह से मेरी फैमिली तक वो मदद समाज की तरफ से नहीं पहुँच पाई। रिश्तेदारों का जहाँ तक सवाल है, जितनी उनकी जो है हिम्मत थी, ऐसे हालात में बहुत हरासमेंट उस दौर में हुआ करता था। तो उन्होंने जो भी किया वो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। जो नहीं कर पाए
तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने कम से कम, अगर वो शरीर से नहीं कर पाए तो कम से कम मन में तो उनको मेरे लिए हमदर्दी थी। ये भी उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन तब मैं ये एक बड़ा फ़र्क मैं देख रहा हूँ कि आज के वक्त में काफ़ी मिली जमातें हैं, दीनी हों या वो सामाजिक हों, और गैर मुस्लिम भी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी के लोग आज बढ़कर ऐसे लोगों की, जो कि बेगुनाह लोग जेलों में जाते हैं, उनकी कानूनी मदद करते हैं, उनके परिवार की मदद करते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन की मदद करते हैं। तो ये एक अच्छा पहलू मैं देख रहा हूँ। ये आज से 20-25 साल पहले जब मेरे साथ हुआ था वाक़या ऐसा नहीं था, लेकिन अब होता है। तो रिलीज़ होने के बाद, जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ वीडियो में, कि जमात हों या जमीयत हों, गैर मुस्लिम सिविल सोसाइटी के अहबाब हों या अज़ीज़ हों, जो भी इंसान परस्त लोग थे वो मेरी मदद को आए। आज मैं अपनी ज़िंदगी को खड़ा करके आगे चला पड़ा हूँ। लेकिन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे आरोपों में जो बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि मुसलमान हों, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो उनकी कानूनी मदद करने में आप आके आइए। आप उनके परिवार की जो सहायता हो सकती है वो कीजिए। एक चीज़ जो और एक पढ़ के मैं कहना चाहूँगा कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो आपके पास सवाब कमाने का एक अच्छा मौका भी है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि एक बात अहम है कि जब कोई जेल से लंबे समय के बाद खास कर छुट कर आता है, तो रिहा होकर आता है, समाज में एक धारणा ये होती है कि ओह अच्छा हो गया, रिलीज़ हो गया, ओह क्या बात हो गई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि वो उसके लिए आज़ादी के दरवाजे खुल गए, वो अपने परिवार में, दुनिया में, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले पा रहा है। लेकिन इसके साथ बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके साथ उसके और चैलेंजिंग दरवाजे खुल जाते हैं। इसको मैंने अपनी हिंदी की किताब, जो आज इसका रस्मी तौर पर इजरा हो रहा है, उसमें मैंने लिखा है, और इस हिंदी किताब का नाम है आतंकवाद का फर्जी ठप्पा, और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी अगले 2-4 दिन में। तो आप पढ़िएगा। उसमें भी मैंने ये लिखा है कि उसके लिए किस तरह के चैलेंजेस खुलते हैं, कि उसको रोज़गार कैसे मिलेगा, उसको जो कोई भी इज़्ज़त थी क्या उसको वो लौटा पाएंगे, जो यार दोस्त और जो रिश्तेदार थे और जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, सोसाइटी के लोग, क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या वो अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार की ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएगा, उसके लिए रोज़गार क्या उसको मिल पाएगा। तो ये एक बड़े चैलेंजिंग बात है। तो मुझको भले 10 साल हो गए हैं, मुझको काफ़ी शुरू में जब मैं रिलीज़ हुआ तो मदद भी मिली। आज मैं हर्षमंदर जी हैं, एक फॉर्मल IAS ऑफिसर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह की जो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप बेहतर जानते हैं, इस पॉलिटिकल हालात में सभी के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। फ़ंड नहीं है, काम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है। तो अभी हम फिर दोबारा से 10 साल के बाद मैं उस दुराहे पर आ रहा हूँ कि मुझको संघर्ष करना पड़ रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ बिज़नेस का काम करूँ या कुछ ऐसा काम के पिछले जो 10 साल लोगों की मदद से गुजर पाएँ। मैं ज़्यादा मदद ना लेके अपने पाँव पे खड़ा हूँ और दूसरों के लिए मदद करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ, इस लायक बन जाऊँ। लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है, खौफ अभी भी बरकरार है कि कभी भी जैसे हालात हैं हमारे देश के कभी भी उठाया जा सकता है, फिर से आरोप लगाया जा सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उम्मीद और हिम्मत के साथ और आप सबकी दुआ के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश। आमिर साहब, मुझे एक सवाल ये बताइए, जिन लोगों ने आपको फंसाया, भले ही आपने पता नहीं उनको देखा भी या नहीं देखा, कौन लोग थे, जिन लोगों ने आपको फंसाया, जिनकी वजह से 14 साल अब बेकसूर होते हुए भी जेल में रहे, उनके बारे में आपको दिल में नफरत आती है? देखिए, इंसान ही मैं समझता हूँ गलती का पुतला होता है, और जो इंसान है वो फरिश्ता हो इंसान तो उसकी जगह अल्लाह ताला ने जो है या ऊपर वाले ने देवता और फरिश्ते को जो है आसमान में रखा है, ज़मीन में है। गलतियाँ होती हैं, ना जाने उनके साथ क्या मजबूरी रही होगी। दर्द ज़रूर होता है, दुख ज़रूर होता है। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदली है। लगभग आधी उम्र मैंने उस वक्त जब मैं मुझको उठाया गया था, जेल में डाला गया, तो आधी उम्र मैंने जो है जेल में काटी है, और उस दरमियान मैंने बहुत कुछ खोया है। तो ज़रूर दर्द तो, दुख, तकलीफ़ तो होती है। और मुतवातर जब हमारी कौम के ख़ासकर मुस्लिम नौजवानों को मैं देख रहा हूँ उठाया जा रहा है और लंबे समय तक जेलों तक रखा जा रहा है, तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दुख तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, और इसमें मैंने अपनी किताब में भी लिखा है उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। जिन लोगों के बच्चे उठते हैं उनको किस तरह के एहतियात का सामना करना चाहिए, या फिर हम गाह बगाए मांग करते रहते हैं इंसाफ की। जिन लोगों ने गलत तरीके से उठाया और केस बनाया उनको सज़ा दी जाए, जवाबदेही बने।
और इसके ऊपर कानून बनना चाहिए एक, और जो रिलीज़ होकर आते हैं लंबे समय के बाद उनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से रिहेबिलिटेशन की। एक कानून हमारे देश में है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो आतंकवादी होते हैं खुद कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं और सरेंडर करते हैं, तो उन लोगों को बाज़ाबत क्यारी की जाती है, उनका जो है रिहेबिलिटेशन किया जाता है, उनका पुनर्वास किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी स्कीम है कि कोई भटका हुआ भारतीय नागरिक अगर हथियार उठाता है उसको बहला बुसा कर उसको कोई अगर वगला देता है तो उसको संभाल कर मुख्य धारा में लाना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। मैं उस स्कीम के हक हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो खुद कहता है कि मैं आतंकवादी हूँ और हथियार है ये और मैं डालता हूँ सरेंडर मिलिटेंट को, जो रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास किया जा रहा है, लेकिन जो इसी तरह के आरोपों में लोग बंद होते हैं, बरसों जेलों के अंदर काटते हैं, कोर्ट की मोहर के साथ वो लोग निकलते हैं, उनके लिए कोई जो है स्कीम या पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और सरकार नहीं तो समाज के लोगों को जो है कम से कम ऐसे लोगों को जब तक वो वापस नहीं आते अपनी ज़िंदगी को अपनी पटरी पर वो बाज़ बात कारी नहीं हो पाती है, इज़्ज़त के साथ वो नहीं लौट पाते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ये हम सब की जो है जिम्मेदारी है। किताब इसका बताइए जी। तो 2016 में एक इंग्लिश की किताब मेरी ज़िंदगी पर लिखी गई, जिसका नंदिता हक्सर एक बहुत मारूफ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खूब खूबसूरती से इंग्लिश में उन्होंने मेरे साथ बैठ के लिखा, और इसके भारतीय भाषाओं में 5 संस्करण भी आ चुके हैं, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगला। हिंदी में नहीं आ पाई थी, और हिंदी में बहुत लोग जो है कहते थे इसको आना चाहिए, और हम भी मिस कर रहे थे। आखिरकार एक प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया, और आज बुक फेयर 2024 में विश्व पुस्तक मेला में ये इसका एक रस्मी तौर पर विमोचन होना चाह रहा है। एक बड़ा जो है प्रोग्राम आगे ज़रूर होगा। फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट इंग्लिश में आई थी, अब हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ रही है। ये इसका नाम है आतंकवादी का फर्जी ठप्पा। बहुत जल्दी ये जो है ऑनलाइन अमेज़ोन पर भी उपलब्ध होगी। इसके प्रकाशक हैं गुलमोहर किताब के नाम से। आपसे गुजारिश है आप पढ़ाएं। इसमें बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि आपको पहली बार सुनने और जानने का मौका मिलेगा। जिस तरह के हालात देश के आज के हैं, उस संदर्भ में ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। पढ़ें और पढ़ाएं, और इंसाफ के लिए अपने अंदर जज्बा रखें। संविधान हमारा बहुत अच्छा है, उसके ऊपर भरोसा और उसको हाथ में लेकर इंसानियत और प्रेम के लिए आगे बढ़ते हैं। थे मोहम्मद आमिर, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया फिर भी 14 साल ये जेल में रहे। जिन लोगों ने इनको फंसाया, भले ही इनके दिल में उनके लिए नफरत नहीं हो, ये बद्दुआ नहीं कर रहे हो, लेकिन ज़रा सोचिए आज हिंदुस्तान में लाखों ऐसे लोग हैं जो ऐसे केस में फंसे हुए जो उन्होंने किया ही नहीं है। ऐसे जुर्म में उनको जेल में डाला गया है जो उन्होंने किया ही नहीं है, झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया है। तो ज़रा सोचिए उनके दिल में या उनके घर वालों के दिल में उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं निकलती होगी जिन्होंने उसको फंसाया हुआ है। तो आमिर साहब ने बहुत मुसीबतें झेली है, मैं जानता हूँ। जब ये जेल से आए थे मैं इनसे मिला था, बहुत तकलीफ झेली थी इन्होंने। तो आप दुआ कीजिए अब इनके हालात अच्छे हो जाएं, अब वो सब लोग जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के असबाब बने, और वो लोग भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें। इनकी जो किताब आई है वो सब आप लोग खरीदिए और पढ़िए, उसमें और डिटेल मालूम चलेगा आपको कैसे इनको फंसाया गया, कैसे जेल गए, कैसे बाहर आए, क्या क्या परेशानियाँ हुई, और अब ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।